लोकसभा चुनाव के नतीजे आए लगभग 1 महीने के आसपास का समय हो चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटों में जो कमी आई उसको लेकर अभी भी समीक्षा कर रही है। उत्तर प्रदेश को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है, 12 पन्नों की वो रिपोर्ट है और उसमें साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में जो सीटें कम हुई है, पार्टी की जो जनाधार कम हुआ है, उसको लेकर काफी विस्तृत जानकारी दी गई है। 40,000 से ज्यादा जो है कार्यकर्ताओं के बीच जाकर टीम ने बात की है और ये रिपोर्ट अब जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रखी जाएगी। इसी रिपोर्ट पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास है और इस पे हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत शुक्ला जी। प्रशांत जी, सबसे बड़ी चीज है कि 1 महीने के आसपास का समय गुजर गया है और अभी भी जो है समीक्षा चल रही है लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ग्राउंड लेवल पे उन कमियों को जो है गिना जा रहा है, उन कमियों को उजागर किया जा रहा है कि जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में फिलहाल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के रथ पे ये भारतीय जनता पार्टी सवार थी और उसको उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश में फिर से 2014 वाला जनादेश दोहराया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या कुछ खास है और क्या कुछ कहा गया है जिसके से कि 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने उन गलतियों को सुधार सके 2024 में जो हुई थी? देखिए, जो रिपोर्ट आई है, ये जो रिपोर्ट है ये प्राथमिक रिपोर्ट है एक तरीके से, क्योंकि जो तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का काम करने का, उस तरीके में कई सारे फिल्टर लगते हैं जी। और ये पहली रिपोर्ट है जो एक स्टेट लेवल फिल्टर से होकर के केंद्र तक जा रही है। इसके अलावा भी अभी तमाम सारी और रिपोर्ट आई, क्योंकि संघ अपना एक और कार्यक्रम अलग से कर रहा है। जो शाखाएं अब लगेंगी ग्रामीण इलाकों में, खास तौर पर ये फोकस रखा जाएगा कि उसमें दलितों का और पिछड़ों का रिप्रेजेंटेशन बढ़े और पिछड़ों में भी यादवों पर और कुर्मी कम्युनिटी पे ज्यादा फोकस करने की बात जो सोर्सेज बता रहे हैं उस पर है। होसबोले दत्तात्रेय अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में थे, उत्तर प्रदेश में थे वो, और उनका सबसे ज्यादा फोकस इसी पर था। हालांकि ये सब संगठनात्मक जो बैठकें होती हैं वो जानकारी सामने नहीं आती है। आरएसएस की बैठक की जानकारी इस तरीके से खुलेआम आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि बहुत रिग्रेसली आरएसएस इस पर काम करने जा रही है और बीजेपी के साथ मिलकर। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट मेरे ख्याल से 10 दिन पहले तक तैयार हो चुकी थी, अब धीरे धीरे उसकी डिटेल्स सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश का संगठन है उसने जो रिपोर्ट सौंपी है, कुछ बड़े अहम बिंदु हैं उसमें, और कोई ऐसे नए नहीं, उसमें कुछ एक नए आप कह सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नए नहीं है, क्योंकि जिन कारणों की वजह से बीजेपी हारी उसकी सुगबुगाहट जब चुनाव चल रहे थे, जब मतदान प्रक्रिया चल रही थी, तभी से उत्तर प्रदेश में आनी शुरू हो गई थी। मसलन जो कार्यकर्ता थे, जो ग्राउंड पर जिसकी अकाउंटेबिलिटी होती, सीधा लोगों से जिसका कनेक्ट होता है, वो ये कह रहा था कि देखिए हम लोगों की सुनी नहीं गई टिकट वितरण। सबसे पहली समस्या वहां से हुई और कार्यकर्ताओं में असंतोष पैदा हुआ। पहला पॉइंट रिपोर्ट का ये है। दूसरी सबसे बड़ी जो और अहम महत्वपूर्ण बात ये कही गई कि जो उपेक्षा हुई, जो कार्यकर्ताओं की बात, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की बात ब्यूरोक्रेसी और स्थानीय स्तर पर जो प्रशासन है वो सुनता नहीं है, उनको कुछ मानता नहीं है, और इसका मैसेज पब्लिक में ये गया कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्हीं के कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है और इस वजह से कार्यकर्ता डीमोटिवेट हुए, उनकी नहीं मानी गई। इसके अलावा पेपर लीक का जो मुद्दा है, उत्तर प्रदेश की तमाम अलग अलग तरीके की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पेपर लीक की खबरें आई, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का मामला हो, चाहे वो आरओ का मामला हो, चाहे वो आज जो पीसीएसजे में धांधली की बातें सामने आई अखबारों में वो हो, बदलने तक की बात सामने और इसको लेकर के एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी। ये बात कैडर की रिपोर्ट में भी है, जो समीक्षा रिपोर्ट है उसमें भी है, और पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के, जिनको इस बार कन्नौज से अखिलेश यादव जी ने हराया, सुब्रत पाठक, खुलेआम उन्होंने कहा है और अखबारों में खबर छपी है ये, और बड़ी अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। आप अखबार का पन्ना उठाएंगे तो उसी पन्ने पर बड़े बड़े में
टीसीएस जे में धांधली की खबर छपी है और बगल के कॉलम में सुब्रत पाठक की खबर छपी है। यानी कि सीधे तौर पर ना सिर्फ केंद्र सरकार की इसमें गलती और बल्कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को भी इसमें कटघरे में लाया जा रहा है। ठाकुरों का जो नाराजगी, ये भी एक बात रिपोर्ट में कही गई, वो भी। और मुझे लग रहा है इस वक्त जो पहली पोस्टिंग हुई मुख्य सचिव के पद पर, वो और इस समय चाहे प्रशांत कुमार की बात हो जो डीजीपी हैं, तो एक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उस एंगल पर समझने की कोशिश कर रही है और एक मैसेज देने की कोशिश जरूर कर रही है। और उसकी भी बात है कि ठाकुर नाराज थे। इसके अलावा जो गुटबाजी थी भारतीय जनता पार्टी में, जो फैक्शनिज्म था स्थानीय स्तर पर, अभी हमने देखा संगीत सोम और संजीव बालियान का मामला, बीच चुनाव में आगरा के जो सांसद थे उनसे और वहां के जो वरिष्ठ पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी से, उनका ऑडियो वायरल होता है। देवरिया में भी कमोबेश यही स्थिति हुई, श्रावस्ती में भी यही स्थिति हुई। तो अलग अलग सीटों पर ये तमाम सारे स्थानीय कारण रहे, लोकल कारण। सबसे बड़ा जो मामला था जो पार्टी के बाहर का था, वो था संविधान को बदल देने का और आरक्षण को खत्म कर देने का। मैं इसी पे आ रहा की बात और उसका नैरेटिव, ये बात हम लोग जान रहे थे, इसीलिए हम इस बात को बाद में लेकर के आए। लेकिन जो भाई संगठन के भीतर जो खिचड़ी पकी, अगर रीढ़ ही कमजोर है तो आप कैसे किसी नैरेटिव को आप टैकल कर पाओगे। उठाया गया वो मुद्दा, माना गया कि वो मुद्दा विपक्ष ने उठाया, लेकिन सवाल ये है कि उसको काउंटर क्यों नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। इसलिए क्योंकि स्थानीय स्तर पर गुटबाजी थी, कार्यकर्ता डीमोटिवेट थे, उत्साह नहीं था, टिकट वितरण में उनकी सुनी नहीं गई। तमाम सारे ऐसे फैक्टर थे, लगभग 12-14 ऐसे फैक्टर सामने आए हैं पहली रिपोर्ट में, जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय आला कमान को भेजा जाएगा। और उसके बाद क्या कुछ इसको लेकर के बातें हो सकती है। एक और बहुत बड़ी बात, संविदा में जो आउटसोर्सिंग हुई, आउटसोर्सिंग ये एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में है। ये भले ही इको नहीं कर रहा हो, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इससे प्रभावित हो रहा है, जो इससे लाभान्वित हो सकता है। वो उसने एक बार बहुत जबरदस्त तरीके से एक अंडर करंट बनाया, खास तौर पर इंडिया अलायंस के पक्ष में। इसके अलावा जो बीएलओ की धांधली, जो आरोप लगे कि बीएलओ ने वोटर लिस्ट से नाम कटे हुए थे लोगों को, या तो फिर बूथ बदल दिए गए थे, जिससे कि काफी परेशानी हुई इस गर्मी के समय में, वो वोटर इस वजह से भी नहीं निकला। हाँ, और ये भी बात है, आप सोचिए कि अगर बीएलओ ने वोटर, आप पिछले चुनाव को देखेंगे तो ये सारे काम कौन करता था, या तो ग्रास रूट लेवल का बीजेपी का वो कार्यकर्ता जो आरएसएस से भी जुड़ा रहा है, प्रमुख बनाए गए थे, पन्ना प्रमुख बनाए गए थे हर बूथों पे, अर्ध पन्ना प्रमुख तक बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बनाए थे। तो आप ये समझिए कि एक पन्ने पर लगभग 30 नाम होते हैं, 26 नाम होते हैं, और उस पन्ने को 2 लोगों में विभाजित कर दिया गया। उसके बावजूद अगर वोटर लिस्ट से नाम कट रहे हैं, तो यानी कि आरएसएस से जो अनबन की बातें चल रही थी वो कहीं ना कहीं इसमें परिलक्षित हो रही है। इसलिए क्योंकि अगर आरएसएस उतना एक्टिवली इन्वॉल्व होती तो कम से कम ये नाम नहीं करते। आरएसएस का आपने जिक्र किया और आपने शुरुआत में ही जैसा कहा कि आरएसएस भी इसके लिए वर्कआउट कर रहा है। हाँ। मेरा सवाल ये है कि बीच में नतीजों के बाद जिस तरीके से मोहन भागवत हो गए, उसके बाद जो है आरएसएस के और संगठन के जो पदाधिकारी थे, उनके बयान से एक क्लैश दिखा भाजपा और आरएसएस के बीच में। क्या वो क्लैश खत्म हो गया? देखिए, आरएसएस का एक अपना काम करने का तरीका है, और आरएसएस ऐसी संस्था है जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना सुपरविजन रखती है। तमाम सारे बयानों में ये बताने की कोशिश की गई कि आरएसएस के जो लोग हैं वो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अपने में सक्षम है। याद कीजिए वो जो इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने मई में वो बयान दिया था, और उसके बाद से ये बातें धीरे धीरे कहनी शुरू हुई कि भाई क्या कोई ऐसी स्थिति है। लेकिन ये भी बात सच है कि आरएसएस अपनी हैसियत बीजेपी को दिखाता है, और बीजेपी उसी के अकॉर्डिंग, उसी के हिसाब से ढल जाती है, और फिर से दोनों साथ काम करने लगते हैं। और होशबोले दत्तात्रेय का जो दौरा रहा ना, ये मुझे लगता है, मेरी जो समझ है कि ये दौरा बहुत सारी चीजें मैनेज करने के लिए। अच्छा, एक और चीज है, जैसे आपने कहा कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी गई टिकट वितरण में, ये बातें लगातार होती रही। योगी आदित्यनाथ को भी लेकर कहा गया कि उनकी तक भी नहीं सुनी गई। क्या इसमें यह भी जिक्र है इस रिपोर्ट में
कि जो यहाँ प्रदेश का संगठन था उसने जिन नामों को चिन्हित किया कि भाई इनके लिए असंतोष है इन प्रत्याशियों को, ठीक है, इनको हटाया जाना चाहिए, क्या इस पे भी चर्चा हुई जिसको केंद्रीय नेतृत्व ने नहीं माना? क्या इस रिपोर्ट में इन सब का भी जिक्र है? देखिए, चर्चाएं तो हैं, लेकिन रिपोर्ट में बहुत ज्यादा खुल करके कोई ऐसी बात नहीं लिखी जाती है जिससे ये पता चले कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी तरीके की कोई असंतोष की स्थिति है, कोई टकराव की स्थिति है। लेकिन इस तरीके की चर्चाएं थीं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 20-22 सीटें ऐसी थीं, 25 सीटों के आसपास, जिस पर प्रदेश संगठन और उत्तर प्रदेश बीजेपी बहुत ज्यादा उसको लेकर के उत्साह में नहीं थी, नाराजगी थी थोड़ी बहुत अंदर खाने, नहीं चाहते थे लोग, स्थानीय स्तर पर भी उनका विरोध था और उसके बावजूद उनको टिकट दिया गया और उसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय आलाकमान को ये सामने आकर के दिख गया। तो अगर ऐसा कुछ था तो आने वाले वक्त में नहीं दिखेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी 27 में चुनाव है और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मजबूती के साथ आ रहे हैं, मैदान में उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी में कम से कम पहले से तो कोई ऐसा है नहीं कि कोई दूसरा सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए, तो बात की ही परंपरा रही है, तो मान के ये चला जाएगा कि योगी आदित्यनाथ ही चेहरा रहेंगे। ऐसे में इस बार मुझे लगता नहीं है कि 27 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें 2024 के लोकसभा चुनाव की कोई गलती दोहराई जाएगी। जी, तो कुल मिलाकर 2024 का नतीजा आ चुका है, वो समय बीत चुका है, अब 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि जो फीडबैक है ग्राउंड लेवल से, जो वो कार्यकर्ता जो लोगों से संवाद स्थापित करते हैं, निचले स्तर के कार्यकर्ता जो कि लोगों से कनेक्ट होते हैं, पार्टी के बारे में बताते हैं, जो सरकार है उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हैं, कम से कम उनकी सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि हार की समीक्षा के दौरान जो रिपोर्ट तैयार हुई है, जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखी जाएगी तो जाहिर तौर पर कुछ फैसले भी जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं उनको लेने होंगे। आपको ये डिस्कशन कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।